वेलकम टू एग्रीकल्चर नॉलेज फ्रेंड्स। आज का टॉपिक होगा प्याज की उन्नत खेती। ठीक है फ्रेंड्स, प्याज की उन्नत खेती, ओनियन क्रॉप कल्टीवेशन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो डाले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉपिक्स है आपका उन्नत खेती पढ़ेंगे वो प्याज का। ठीक है, प्याज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको सभी को आज इसमें हम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में इसे शेयर कर दीजिएगा। तो इसका पहले बॉटनिकल नेम देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्याज का बॉटनिकल नेम होता है आपका एलियम सेपा। ठीक है फ्रेंड्स, एलियम सेपा। प्याज एक एलिएसी फैमिली की क्रॉप से, ठीक है, एलिएसी। और इसके क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रक संख्या होती है 16। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। प्याज का बॉटनिकल नेम होता है, वनस्पतिक नाम एलियम सेपा। और इसका जो फैमिली होता है कुल, तो एलिएसी कुल की क्रॉप है प्याज। नेक्स्ट है आपका प्याज का उत्पत्ति स्थान भी देख लीजिए। तो प्याज का उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया। ठीक है फ्रेंड्स, माइनर एशिया जो होता है, मध्य एशिया प्याज का उत्पत्ति स्थान है। प्याज के परिचय में भी आप देख लीजिए तो प्याज में जो कि विटामिन तथा प्रोटीन की तो कमी पाई जाती है, विटामिन एंड प्रोटीन की कमी प्याज में पाई जाती है, लेकिन इसमें खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं प्याज में। उसमें प्रोटीन एवं विटामिन की कमी पाई जाती है, लेकिन उसमें खनिज पदार्थ की मात्रा प्याज में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्याज एक प्रकार का भूमिगत तना है। ठीक है, प्याज एक भूमिगत तना है जो पत्तियों से अन्य पत्तियों के अनेक परतों का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पत्तियों के अनेक परतों से बना होता है। अगर आप एक एक परत को हटाते जाएं तो प्याज पूरी तरह से आप उसको एक एक परत से हटाकर निकाल कर पूरे अलग अलग कर सकते हैं। प्याज का एक विशेष गुण होता है, इसके जो इम्पोर्टेंस होते हैं उन्हें देख लीजिए। प्याज जो होती है आपका सन स्ट्रोक यानी जो लू बोलते हैं, लू और हैजा रोगों से बचाती है। ठीक है फ्रेंड्स, प्याज का एक औषधि महत्व आप इसे कर सकते हैं। लू से बचाती है, जो आपको अधिक धूप से लगता है तो लू से और हैजा रोग से बचाती है। ठीक है फ्रेंड्स, लू और हैजा रोग से बचाती है प्याज। नेक्स्ट है आपका प्याज में जो तीखापन होता है, प्याज में तीखापन तो किसके कारण अगर पूछा जाए, जो उसमें होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज तीखे कलर के तीखापन उसमें होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। ठीक है, प्याज का जो रेड कलर होता है, लाल कलर किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, प्याज का लाल कलर एंथोसाइनिन और प्याज में पीला रंग है तो क्वेरेसिटिन के कारण होता है, क्वेरेसिटिन के कारण। प्याज का अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहले पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है और पहला स्थान तो चीन का है। ठीक है, पूरे विश्व में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए प्याज का क्षेत्रफल सबसे अधिक किस देश का है, तो पहले स्थान पर आपका चीन आता है, दूसरे स्थान पर आपका भारत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अगर निर्यात, जो प्याज का सबसे अधिक निर्यात कौन सा देश करता है, तो फ्रेंड्स नीदरलैंड करता है। ठीक है, नीदरलैंड सबसे अधिक मात्रा में निर्यात करता है। पूछा जाए भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का चौथा स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, 4th नंबर पर आता है भारत को एक्सपोर्ट करने में प्याज को। नेक्स्ट है भारत के उत्पादक राज्य, जो प्याज के प्याज उत्पादन में कौन कौन से राज्य अग्रणी है भारत में, उसको भी देख लीजिए। तो पहला आपका महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र। सेकेंड नंबर पर होगा तमिलनाडु, थर्ड पर आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर बिहार, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में प्याज का उत्पादन भारत में कौन सा राज्य करता है, तो महाराष्ट्र करता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उसके लिए अगर प्याज के लिए मृदा पूछे तो कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो बलुई दोमट मृदा, जो कि प्याज की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, बलुई दोमट मृदा। ठीक है, दोमट मृदा सर्वोत्तम रहती है। अगर प्याज में जो बल्ब बनते हैं उनको बल्ब बनने के लिए उपयुक्त तापमान पूछा जाए, ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है बल्ब निर्माण के लिए, तो 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 25 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है, ऑप्टिमम रहता है। नेक्स्ट है इसका अगर खेत की तैयारी पर है, तो खेत की तैयारी के लिए प्याज जो कि आपकी प्याज के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो इसकी जड़ें होती है अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए 3 से 4 जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। ठीक है,
अगर प्याज पूछे कि कितने प्रकार की होती है तो आपको पता होगा प्याज एक 3 प्रकार की होती है, लाल वाली लाल कलर की और सफ़ेद एक पीले कलर की प्याज होती है। ठीक है, मुख्य रूप से तो 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन प्याज पीले कलर की भी पाई जाती है, क्योंकि प्याज में जो पीला कलर होता है क्वेरेसिटिन कलर होता है और लाल कलर अभी हमने पढ़ा है एंथोसायनिन कलर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कुछ उसकी प्रजातियाँ प्याज की देख लेते हैं। तो जो भीमाराज और पूसा रेड, उदयपुर 102, 101 भीमा रेड अभी हमने पढ़ा, पूसा रत्नार, नासिक रेड, भीमा सूचर एवं निफाद 53, ये सब प्याज की उन्नतशील प्रजातियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस वेराइटी कुछ है उसको भी देख लीजिएगा, देख लीजिए, इसको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा, इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। फिर से एक बार उसका पुनः बता देते हैं। भीमाराज पूसा रेड, ठीक है फ्रेंड्स, भीमाराज पूसा रेड, उदयपुर 102 भीमा रेड, पूसा रत्नार, नासिक रेड एवं भीमा सूचर एवं निफाद 53। अगर पूछा जाए कि सीड रेट कितना होगा अगर प्याज के लिए, तो प्याज की खेती करने के लिए आपको 10 से लेकर 12 किलोग्राम की जो नर्सरी होती है उपयुक्त होती है। ठीक है, अगर हम 10 से 12 किलोग्राम की अगर नर्सरी को 10 से 12 किलोग्राम बीज को अगर नर्सरी में अगर उगाते हैं तो जो नर्सरी तैयार होगी उससे हम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रुपाई अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि जो कि कितनी नर्सरी 1 हेक्टेयर के लिए तैयार करते हैं, तो 500 वर्ग मीटर की, ठीक है फ्रेंड्स, 500 वर्ग मीटर की नर्सरी जो होती है 1 हेक्टेयर बुआई के लिए पर्याप्त होती है। नेक्स्ट, प्याज काटने में जो आँख में जलन होने लगती है किसके कारण होती है, तो उसमें एक पायरुविक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पायरुविक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण प्याज काटने में आँखों में जलन होने लगती है। नेक्स्ट है, अगर प्याज की अगर हम बुआई अगर बल्ब से करें, जो कि उसके बल्ब से करें, तो उसकी कितना बीज लगेगा, तो 750 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, 750 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगेगा अगर बल्ब का अगर हम बुआई करें। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट में आप सभी देख लीजिए, 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए अभी हमने बताया 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए 500 वर्ग मीटर की नर्सरी पर्याप्त रहती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर की खेत की रोपाई के लिए 500 वर्ग मीटर की, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 500 वर्ग मीटर की नर्सरी पर्याप्त रहती है। सोविंग टाइम, बुआई का समय, तो बुआई का समय भी देख लीजिए, मैदानी क्षेत्रों में नर्सरी जो कि अक्टूबर के अंतिम माह से और नवंबर तक लगाई जाती है। ठीक है, अगर हम पूछ लिया जाए मैदानी भागों में जो नर्सरी होती है अक्टूबर के अंतिम माह से लेकर नवंबर के प्रथम माह तक लगाई जाती है। नवंबर माह के मतलब कुछ जो प्रथम पखवाड़े होता है, जैसे 15 दिन 20 दिन का ऐसे होता है ना, तो 15 से लेकर 20 नवंबर तक आपका मैदानी क्षेत्रों में नर्सरी लगाई जाती है। और अगर खरीफ की अगर पूछा जाए तो खरीफ की जो होती है जनवरी माह में लगाई जाती है इसकी नर्सरी, और करीब 20 से लेकर 25 दिन में जो नर्सरी तैयार होती है तो उसकी हम फिर से उसका जो पौध निकाल कर आप रोपण कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पौध रोपने की कुछ स्पेसिंग होती है, कुछ पौध दूरी होती है, तो उसको भी देख लीजिए, पौधे से पौधे की दूरी आप यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम प्लांट टू प्लांट अगर दूरी रखें तो 10 सेंटीमीटर, फिर हम अगर लाइन टू लाइन रखें पत्ती से पत्ती की दूरी तो हम 15 सेंटीमीटर रखेंगे। और कितनी गहराई पर उसको बोएंगे तो गहराई होगी उसकी 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितनी मात्रा में प्रयोग करें, तो रोपाई के 1 महीने पहले अगर हम प्याज के जिस खेत में रोपाई करते हैं उस खेत में रोपाई से 1 महीने पहले करीब 200 से लेकर 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद जो अच्छी प्रकार के सड़ी गड़ी हो उसको हम मिट्टी में मिला लेते हैं। ठीक है, एक महीने पहले, प्याज के बुआई से 1 महीने पहले सड़ी हुई गोबर की खाद करीब 200 से लेकर 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम खेत में पहले मिला लेते हैं। अगर हम NPK की मात्रा देखें तो 100 किलोग्राम आपका नाइट्रोजन, फिर 50 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम आपका पोटास का प्रयोग करते हैं। और अगर हम 25 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें तो अधिक मात्रा में हमको उपज प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है आपका सिंचाई। तो सिंचाई कम से कम आपका साधारणतः इसमें 10 से लेकर 12 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर प्याज की खेती में करीब 10 से लेकर 12 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर गर्मी के माह में देख ले, जो गर्मी के समय होती है तो उसमें 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहते हैं, लेकिन जाड़े में हम सिंचाई की मात्रा कम कर सकते हैं, उसमें हम करीब 10 से लेकर 12 दिन का अंतराल रख सकते हैं। अगर फसल पक जाए तो उस पर सिंचाई करना नहीं चाहिए। अगर फसल पक जाए तो उस सिंचाई नहीं करने की वजह से उपज में कमी आती है और जो कि प्याज
निकलती है तो उसको हम भंडारण अधिक समय तक नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रोग लगने लगते हैं। प्याज में एक समस्या होती है फ्रेंड, बोल्टिंग कहते हैं, तो अब इसको भी ध्यान दीजिए, बोल्टिंग। ठीक है फ्रेंड, बोल्टिंग क्या होता है? तो प्याज में पुष्प डंठल का जो निकलना होता है, आप देखते होंगे कभी प्याज के खेत में आप जाइएगा तो प्याज में जो पुष्प डंठल का जो ऊपर से भाग निकलता है, जो फूल निकलता है, उसी को हम बोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके कई कारण हैं, हम आपको आगे बताएंगे। देख लीजिए बोल्टिंग क्या होता है। गांठ के लिए उगाई जाने वाली फसलों में कभी कभी पुष्प डंठल निकल आते हैं, जिसके कारण प्याज की गुणवत्ता घट जाती है। पुष्प डंठल का निकलना ही बोल्टिंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पुष्प डंठल का निकलना ही बोल्टिंग कहलाता है। अब जो कि पुष्प डंठल बनने के कारण है, जिसकी तापमान में विभिन्नता, अगर तापमान में विभिन्नता है तो भी पुष्प डंठल निकल जाएंगे। घटिया प्रकार का घटिया बीज अगर आप प्रयोग करते हैं, खराब बीज, तब भी हो जाता है। कमज़ोर भूमि, अगर भूमि में उर्वरा शक्ति सही नहीं है, भूमि में कुछ न कुछ पोषक तत्व की कमी है, तब भी ये समस्या हो जाती है। अगर आप पौधे की आयु, अगर पौधे ज़्यादा पुराने पौधे भी अगर आप लगा देते हैं, तब भी ये समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। पौधे की आपसी दूरी, अगर पौधे की दूरी भी अधिक मतलब पौधे की दूरी अगर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप ज़्यादा से ज़्यादा सटा कर बो देंगे, जो कि उसकी लाइन टू लाइन एंड रो टू रो, जो कि आप रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट अगर दूरी को मेंटेन नहीं करेंगे, तब भी ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसकी उपज अगर बात की जाए, इसकी यील्ड कितनी होती है प्याज की, तो करीब आपको 200 से लेकर 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में आपको 200 से लेकर 250 किलोग्राम 200 से लेकर 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उपज मिल सकती है। अगर हरी प्याज की अगर हम बात करें तो 60 से लेकर 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है फ्रेंड्स, 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरी प्याज आपको मिल सकती है। अगर खरपतवार नहीं है तो देखा, तो जो टोक E25 आता है, टोक E25 का जो 6 लीटर की मात्रा 1000 लीटर पानी में अगर आप घोल कर छिड़काव कर दें तो खरपतवार से आप निजाफा पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टोक ई, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद करिए, टोक ई कर आता है, टोक E25, इसकी आप 6 लीटर की जो इसकी मात्रा होती है, 6 लीटर को आप 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कीजिए, आप इसको खरपतवार से निजाफा पा लेंगे। नेक्स्ट है आपका रोग नियंत्रण। ठीक है फ्रेंड, रोग नियंत्रण एक बैंगनी धब्बा जो कि पर्पल ब्लॉच करते हैं, वो भी एक मतलब इसमें जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है इसका। यह रोग जो कि आपका फंगल यानी कवक द्वारा होता है। इसके लक्षण पत्तियों के बीच स्तंभों पर एवं गांठों पर सफ़ेद धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, पत्तियों के बीचों बीच दिखाई देते हैं और गांठों पर जो कि बल्ब बनते हैं उन पर भी धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं। धब्बे सफ़ेद कलर के बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, वो जो धब्बे बनते सफ़ेद बनते हैं। इसके अगर कंट्रोल की बात करें तो इसका कंट्रोल आप थीराम 2.5 किलोग्राम, जो कि थीराम की मात्रा होती है, प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर सकते हैं। अगर 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए इसकी मात्रा जो 2.5 ग्राम, आप 2.5 ग्राम इसको यूज कीजिएगा। ठीक है, 2.5 ग्राम थीराम का प्रयोग करेंगे 1 किलोग्राम बीज के लिए। नेक्स्ट है आपका डाउनी मिल्डू। ठीक है फ्रेंड्स, डाउनी मिल्डू इसमें पीले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। इसका जो लक्षण होता है, ये भी फंगल इन्फेक्शन है, पीले धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जो कि अंडाकार होते हैं, जिसके कारण पत्तियों में हरे पदार्थ की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके कारण पौधे में हरे पदार्थ की कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। एक कंद आकार में छोटे रह जाते हैं। इसका अगर इन्फेक्शन हो जाए, अगर इसका आक्रमण हो जाए, तो जो कंद होते हैं आकार में छोटे रह जाते हैं तथा भंडारण की जो क्षमता होती है, इसकी स्टोरेज का कैपेसिटी घट जाता है। ठीक है, प्याज की खुदाई कब करते हैं, तो प्याज की खुदाई जबकि 70% पत्तियाँ सूख कर गिर जाएं, तब प्याज की खुदाई कर लेनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कम से कम आपका 70% जो पत्तियाँ होती है प्याज की सूख कर गिर जाएं, तब प्याज की हम खुदाई कर लेते हैं। और इसके सीड प्रोडक्शन की बात करें, अगर बीज उत्पादन, तो बीज उत्पादन जो कि अगर ये जो कि आप आपने अभी पढ़ा है कि जो प्याज होती है एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, जिसके इसमें अगर अच्छे किस्म का अगर बीज उत्पादन करना है तो करीब आपके लिए 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस, जिसे कहते हैं पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस को आपको मेंटेन करके बीज उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि उसमें आपके जो फसल होगी उसमें आपके बीजों को शुद्ध बीज प्राप्त हो, उसमें क्रॉस ना हो। तो आप इसमें करीब आप लेकर 3 से लेकर 4 कुंटल बीज प्रति हेक्टेयर आप उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 से लेकर 4 कुंटल बीज आपका उत्पादन 1 हेक्टेयर में हो सकता है।
तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसे हम कमेंट बॉक्स में हमारे बता दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।